जय भारत। एनबीएफसी कंपनी एक मैसेज आप लोगों के बीच में लगातार सर्कुलेट कर रही है। क्रेडिट बी से लेके नावी फाइनेंस और भी अदर कंपनियां एक मैसेज आपको वार्निंग के तौर पर अभी सेंड कर रही है और वो मैसेज आप लोग यहां चेक कर सकते हैं। स्क्रीन पर है। इस मैसेज में 3 सेक्शन लिखे हुए जो काफ़ी लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। इसी वजह से आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। बात करेंगे जब से कानून बदला है, पहले आपको इंडियन पिनल कोड था, अब भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है। अब ऐसे में 3 यहाँ पे बीएनएस के तहत आपको सेक्शन दिए गए हैं जो कहा गया है कि आपके ऊपर लगेंगे और आपके ऊपर एक्शन होगा इन तीनों के मद्देनज़र रखते हुए। तो बात करेंगे तीनों सेक्शन क्या है और कैसे है और क्या आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं कि नहीं लगाए जा सकते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का लोन हेल्प इंडिया में। सबसे पहले वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल से ही मिलती है नई अपडेट, तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले बात करेंगे, लिखा है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि ज़रूरी जानकारी। सेक्शन 314 एंड सेक्शन 318 रीड विद सेक्शन 316 क्लॉज 1 भारतीय न्याय संहिता 2023 में इम्पैक्ट विद फॉलोइंग क्राइटेरिया लाइक लीगल कंसिक्वेंसेस डिक्रीजिंग योर क्रेडिट स्कोर एंड चांसेस ऑफ गेटिंग फ्यूचर लोन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब आप लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो लोन को डिफ़ॉल्ट करने के बाद एनबीएफसी ये जानकारी आपको देना चाहती है कि अगर आप लोन को डिफ़ॉल्ट करेंगे तो हम आपके ऊपर इन तीनों सेक्शंस के तहत कार्रवाई के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है सेक्शन 314 बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। और ये क्या कहता है, इसके में अगर आप किसी भी तरीके की चल संपत्ति का गबन करते हैं, गबन करने का मतलब है कि गलत तरीके से आप उसको अपने पास रखते हैं और नहीं देते। जैसा कि आपके लोन के लिए होता है कि अगर आप लोन को ले लेते हैं और लोन को लेकर वापस नहीं देते तो क्या ये भी सेक्शन 314 के तहत आपने क्राइम किया है, क्या ये ऑफेंस माना जाएगा, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने लोन लिया है, बैंक ने वो आपको लोन दिया है, ठीक है, आपने उसका गबन किया कि गबन नहीं किया, या आप उसको खा के बैठ गए और आप उसको वापस नहीं दे रहे, वो पैसा आपके पास है। इन केस में अगर आपके पास किसी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर आपका कहीं बिजनेस में बड़ा लॉस हो जाता है या घर की समस्या ख़राब होने की वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाते या आपके पास सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल ही बंद है, ऐसी कोई भी अगर कंडीशन है तो ऐसे में आपके ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं होगा क्योंकि आपके पास मजबूरी है, ना कि आपने ज़बरदस्ती गबन किया। अब इसलिए ये आपको सेक्शन भले ही दिया गया है कि लगाकर आपके ऊपर प्रोसीड करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ये करने वाले नहीं है। इसके लिए आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में इनका मतलब समझा देता हूँ ताकि आपके मन में कन्फ्यूज़न ना रहे। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेक्शन 318। अब ये सेक्शन 318 क्या है, अब इसी को मैं आपको सेकेंड लैंग्वेज में समझाऊंगा कि ये पहले सेक्शन 420 आईपीसी था जो अब सेक्शन 318 बीएनएस बन चुका है। इसका मतलब साफ है कि जो आपको चीटिंग का यानी धोखाधड़ी का केस होता है, क्या वो आपके ऊपर हो सकता है। तो मैं काफ़ी वीडियोस में ये जानकारी दे चुका हूँ कि अगर आप गलत जानकारी देकर लोन लेते हैं, मान लीजिए कि आप जॉब नहीं कर रहे और आपने दिया है कि आप जॉब कर रहे हैं और लाख रुपए की सैलरी है, और अगर आपके साथ ऐसा नहीं है या फिर आप किसी और की आईडी से लोन लेते हैं तो इसको धोखाधड़ी कहा जाएगा। ऐसे में आपके खिलाफ चीटिंग वगैरह का केस हो सकता है। या फिर आपने ईसीएस ऑन किया है और ईसीएस ऑन करने के बाद आप ईसीएस को बंद कर देते हैं जानबूझ के। अब बैंक में जाके आवेदन देते हैं और देकर ईसीएस को बंद कर देते हैं, तो ऐसे में ये सेक्शंस लगते हैं, अदरवाइज़ ये सेक्शंस नहीं लगते हैं। और मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर ईसीएस जानबूझ के भी बंद कराया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ऊपर सेक्शन 318 लगाएंगे यानी धोखाधड़ी का केस करेंगे। और ऐसी अगर कंडीशन आपके साथ नहीं है, अगर आपने अपने सभी प्रूफ्स जो दिए हैं वो सभी के सभी रियल है यानी कि सही जानकारी के साथ प्रोवाइड किया है, तो ऐसे में आपके खिलाफ किसी तरीके का 420 यानी जो अब 8318 बन चुका है उसका कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और सेक्शन विद सेक्शन 316 क्लॉज 1 दिया है। इसका क्या मतलब है,
तो अब अगर आप बेईमानी से किसी की भी संपत्ति का उपयोग करते हैं, यानी गलत तरीके से संपत्ति का उपयोग करते हैं, उसको हड़प लेते हैं, उसको नहीं देते, तो जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आप बैंक वगैरह को पैसा नहीं दे सकते तो ऐसे में आप बैंक को एक ईमेल कीजिए कि आपने उनका जो पैसा लिया था वो अभी आप देने में असमर्थ है। ऐसे में बैंक आपको बेईमान घोषित बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी बैंक को बता रखा है कि भाई आपको अभी पैसा देने के लिए समय चाहिए, आप आज या कल लेकिन उनका पैसा लौटाएंगे, अपने पास नहीं रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए, ये आपने बैंक को ऑलरेडी बोल रखा है। तो अगर ये चीज़ें आपने कर रखी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसी चीज़ें अगर आपने नहीं भी की हैं या की हैं तो भी आपके ऊपर इन सभी मामलों में सीधे कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। अगर काफ़ी ज़्यादा आप जानबूझ के पैसा होने के बावजूद भी नहीं भरते हैं तो ऐसा कुछ देखा जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं देखा जाएगा। ये मैसेज आखिर में क्यों भेजते हैं? सिर्फ और सिर्फ वार्निंग और डराने के लिए। वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी देना, डराना आपको कि भाई साहब ये मैसेज पढ़ के आदमी थोड़ा सा इसको सीरियसली ले। ऐसे नॉर्मल मैसेजेस को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, इसीलिए उसमें ये सेक्शन वगैरह लगा के और लीगल प्रोसीडिंग्स लगा के आपको भेजते हैं ताकि आप थोड़ा सीरियस हो सके, थोड़ा सीरियसली उनका मैसेज ले और साथ साथ में उनका पैसा अगर आपके पास है तो आप जल्द से जल्द पेमेंट करें। अब मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो आप भर दें, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बैंक वाले को जो करना है करने दें। जब आपके पास होगा तब आप उनका पैसा वापस लौटाइएगा। और आपको किसी तरीके का गलत रास्ता नहीं अपनाना है, सही रास्ते पे चलना है। सही रास्ते से उनका सेटलमेंट अगर करवा सकते हैं तो वो कीजिए, पूरा पेमेंट करा सकते हैं तो वो कीजिए। बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए तो इसके लिए हमें फॉलो कीजिए या ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। इन तीनों सेक्शन के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। साथ साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।